तो कैसे हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर हेल और आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। हम सभी कभी ना कभी ट्रेन में सफर करते हैं। रास्ते में कई छोटे बड़े स्टेशन आते हैं। कुछ पर भीड़ होती है, कुछ पर सन्नाटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थर और पटरियों से नहीं बना होता। कुछ जगहों पर कहानियां दबी होती हैं, ऐसी कहानियां जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी हमें सुनाई है एक स्टेशन मास्टर ने, जिनकी रेलवे में नई नई नौकरी लगी थी। उनकी पहली पोस्टिंग एक छोटे से गांव के स्टेशन पर हुई जिसका नाम था रुद्रकोट। उन्हें लगा यह एक साधारण सा स्टेशन होगा जहां दिन में कुछ ट्रेनें आएंगी जाएंगी और रात शांत गुजरेगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जगह पर वह जा रहे हैं वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा दबा है जो रात होते ही जाग जाता है। पहली ही रात में उनके साथ जो हुआ उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी रात जिसमें सन्नाटा था लेकिन खाली नहीं, जिसमें कोई दिखाई नहीं देता था लेकिन कोई था जरूर। आज आप सुनेंगे रुद्रकोट स्टेशन की वह भयानक रात, एक स्टेशन मास्टर की अपनी जुबानी। और यकीन मानिए, इस कहानी के बाद आप अगली बार किसी सुनसान स्टेशन पर उतरने से पहले जरूर सोचेंगे। रुद्रकोट स्टेशन एक छोटा सा गांव का स्टेशन था जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था और रात होते ही जैसे पूरा इलाका किसी अनजाने डर में डूब जाता था। उस रात आसमान में बादल छाए थे, हवा ठंडी और भारी थी और चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी। मैं उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। उस दिन आखिरी ट्रेन देर से आने वाली थी और बाकी स्टाफ पहले ही जा चुका था। पूरा स्टेशन खाली था, सिर्फ मैं और दूर से आती ट्रेन की हल्की सी आवाज। करीब आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक सिग्नल अपने आप लाल से हरा हो गया, जबकि मैंने उसे छुआ भी नहीं था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। तभी मैंने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा है, सफेद कपड़ों में भीगा हुआ और स्थिर जैसे कोई मूर्ति हो। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक वह गायब हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कंट्रोल रूम में जाकर फोन उठाया पर लाइन डेड थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वही आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और चेहरा डरावना था। उसके होंठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे मौत का स्पर्श। अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी पुरानी घड़ी अपने आप तेज तेज चलने लगी और ट्रेन की आवाज बहुत करीब आ गई, जबकि उस समय कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। मैं भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी तेज हवा चली और लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी। एक पल के लिए पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो वह आदमी गायब था, पर उसके गीले पैरों के निशान मेरी ओर बढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। मैं किसी तरह सुबह तक वहीं बैठा रहा, कांपते हुए, और जैसे ही सूरज निकला सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर उस रात के बाद मैंने कभी अकेले ड्यूटी नहीं की। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया था और उसकी आत्मा अब भी रात में भटकती है। आज भी जब रात होती है और धुंध फैलती है तो रुद्रकोट स्टेशन पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और सिग्नल अपने आप बदल जाते हैं। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब कभी अकेले ड्यूटी नहीं करूंगा। लेकिन नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं था। गांव में यही एक सहारा था। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। हर रात लगता कोई देख रहा है। एक शाम गांव का एक बुजुर्ग मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में डर पहचान लिया। उसने धीरे से कहा कि यह स्टेशन पहले श्मशान के पास बना था और कई अधूरी मौतों की कहानियां यहां दब चुकी हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस रात फिर वही सब शुरू हो गया। करीब 1 बजे सिग्नल अपने आप बदल गया और प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई तेजी से मेरे पास से गुजरा हो। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 परछाइयां खड़ी थीं। दूर अंधेरे में वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। उनके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रही हों। मेरे शरीर में जान नहीं बची। मैं वहीं जड़ हो गया।
तभी स्टेशन की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि उसे कोई छू नहीं रहा था। तीनों परछाइयां अब साफ दिखाई देने लगी। उनके चेहरे अधूरे थे, जैसे कोई पहचान मिटा दी गई हो। उनमें से एक ने हाथ उठाया और सीधे मेरी तरफ इशारा किया, जैसे मुझे बुला रहा हो। मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज भरने लगी और सिर भारी होने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे थे। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने जोर से मेरा नाम लिया। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसी पल सामने खड़ी परछाइयां गायब हो गईं। मैं तुरंत कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद मेरी हालत खराब रहने लगी। नींद नहीं आती थी, हर वक्त वही चेहरे सामने आते। कुछ दिनों बाद मैंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तब मुझे पता चला कि यहाँ एक हादसा नहीं, बल्कि कई हादसे हुए थे। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे और कुछ की लाशें कभी मिली ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई अधूरी कहानियों का अड्डा है। एक रात मैंने तय किया कि सच जानकर ही रहूंगा। मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर गया और जोर से कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल सब शांत रहा। फिर अचानक ठंडी हवा चली और मेरे सामने धुंध जमा होने लगी। उस धुंध में धीरे धीरे कई चेहरे उभरने लगे। वे सभी मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि कुछ कहना चाहते हैं। अचानक मेरे दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगीं। हाथ से चीखें और अंधेरा। मैं समझ गया कि वे न्याय चाहते हैं। उनकी मौतों का सच कभी सामने नहीं आया। अगले दिन मैंने सारी बातें अधिकारियों को बताईं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे मेरा डर गुस्से में बदल गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी कभी कभी रात में मुझे वही ठंडी हवा महसूस होती है और दूर से किसी स्टेशन की घंटी सुनाई देती है, जैसे रुद्रकोट स्टेशन अब भी मुझे पुकार रहा हो और उसकी अधूरी कहानियां अब भी खत्म नहीं हुई। नौकरी छोड़ने के बाद मैं गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने लगा, पर रुद्रकोट स्टेशन मेरे पीछे नहीं छूटा। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन रात होते ही वही बेचैनी लौट आती, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही हो। एक रात मैंने तय किया कि अब भागना नहीं है। मैं वापस स्टेशन जाऊंगा और इस डर का सामना करूंगा। आधी रात के समय मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और धुंध फिर से फैलने लगी। स्टेशन वैसा ही था, खाली और खामोश, लेकिन इस बार खामोशी में एक इंतजार था। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। तभी पुराने लाउडस्पीकर से धीमी आवाज आने लगी, जबकि बिजली बंद थी। वह कोई शब्द नहीं था, सिर्फ टूटी हुई सांसों जैसा एहसास। मैं कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी के होने का एहसास साफ था। जैसे ही मैंने दरवाजा पूरा खोला, सामने टेबल पर पुरानी रजिस्टर खुद ब खुद खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर नाम लिखे थे और तारीखें जो अधूरी थीं, जैसे किसी ने उनकी कहानी बीच में ही खत्म कर दी हो। अचानक एक पन्ना रुक गया। उस पर मेरा नाम लिखा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। इस बार बहुत सारे कदम एक साथ। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म उन परछाइयों से भर चुका था। वे सब मेरी ओर देख रही थीं। उनमें वही सफेद कपड़ों वाला आदमी भी था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। उसने हाथ उठाकर स्टेशन की पटरियों की ओर इशारा किया। मुझे समझ नहीं आया, पर मैं उसके इशारे का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। पटरियों के पास पहुंचते ही जमीन जैसे हल्की सी कांपने लगी। अचानक मेरे सामने एक दृश्य उभर आया, जैसे समय पीछे चला गया हो। मैंने देखा कई साल पहले की रात, तेज बारिश और एक ट्रेन जो बिना रुके गुजर रही थी, और उसी दौरान कुछ लोग पटरियों पर फंसे हुए थे। कोई मदद नहीं आई और सब खत्म हो गया। दृश्य खत्म होते ही मैं फिर उसी रात में खड़ा था। अब मुझे सब समझ आ गया। यह सिर्फ हादसा नहीं था, लापरवाही थी जिसे छुपा दिया गया। वे आत्माएं इसलिए भटक रही थीं क्योंकि उनकी सच्चाई दबा दी गई थी। मैंने वहीं खड़े होकर वादा किया कि मैं उनकी कहानी सबको बताऊंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, हवा धीरे धीरे शांत होने लगी और परछाइयां एक एक करके धुंध में घुलने लगी।
अंत में वह सफेद कपड़ों वाला आदमी भी मुझे देखता रहा और फिर गायब हो गया। उस रात के बाद स्टेशन पर अजीब घटनाएं कम हो गईं। कुछ महीनों बाद उस पुराने हादसे की जांच फिर से शुरू हुई और सच्चाई सामने आई। आज रुद्रकोट स्टेशन पर ट्रेनें पहले की तरह रुकती हैं। लोग आते जाते हैं, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि कुछ रातों में जब धुंध बहुत घनी होती है तो पटरियों के पास खड़े होकर अगर कोई ध्यान से देखे तो दूर कहीं कुछ परछाइयां अब भी दिखाई देती हैं, जैसे वे यह याद दिला रही हों कि हर अधूरी कहानी कभी न कभी अपना सच मांगती है। जांच शुरू होने के बाद गांव में हलचल बढ़ गई। लोग पुराने किस्से याद करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने ऐसे नाम बताए जो सालों से किसी ने नहीं लिए थे। मैं अब सीधे उस मामले में जुड़ गया था, क्योंकि जो मैंने देखा था वह सिर्फ डर नहीं बल्कि सबूत जैसा था। दिन में अधिकारी आते, कागज देखते, सवाल पूछते, लेकिन रात होते ही वही पुराना सन्नाटा लौट आता। एक रात मुझे फिर स्टेशन जाना पड़ा। इस बार अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 और लोग थे। पर जैसे ही रात गहरी हुई वे दोनों किसी बहाने से चले गए। मैं फिर से अकेला था। वही प्लेटफॉर्म, वही ठंडी हवा। मैंने सोचा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी दूर सिग्नल अपने आप हरा हो गया, जबकि कोई ट्रेन तय नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मैं धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ा। इस बार डर कम था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जमीन के पास धुंध जमा होने लगी और उसमें से छोटे छोटे कदमों के निशान बनने लगे। ये निशान किसी बच्चे के थे। मेरी सांस अटक गई। धीरे धीरे धुंध के बीच एक छोटा सा आकृति उभरी। वह एक बच्चा था जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा उदास। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हाथ से स्टेशन की पुरानी पानी की टंकी की ओर इशारा किया। मैं तुरंत वहां गया। टंकी के पीछे झाड़ियों में कुछ दबा हुआ था। मैंने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना खिलौना और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ आ गया कि यह उस बच्चे की कहानी है जिसे कभी किसी ने ढूंढा ही नहीं। अगले दिन मैंने यह सब अधिकारियों को बताया। इस बार वे चुप नहीं रहे। खुदाई करवाई गई और सच सामने आ गया। वह बच्चा सालों पहले लापता हुआ था और उसकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई थी। जब उसके अवशेष मिले तो गांव में सन्नाटा छा गया। उसके परिवार को सच्चाई पता चली और उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस रात मैं फिर स्टेशन गया। इस बार हवा वैसी ठंडी नहीं थी और धुंध भी हल्की थी। मैंने चारों ओर देखा, सब शांत था। फिर धीरे से मुझे वही बच्चा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह कुछ पल मुझे देखता रहा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आकृति धुंध में घुल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद रुद्रकोट स्टेशन का माहौल बदल गया। अब वहां उतना डर नहीं था जितना पहले था, लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी आहट आती है, तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई नजरें अब भी आपको देख रही हों। जैसे स्टेशन यह याद दिला रहा हो कि हर सच सामने आने के बाद भी कुछ परछाइयां हमेशा रह जाती हैं, और शायद कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। समय बीतता गया और रुद्रकोट स्टेशन धीरे धीरे सामान्य होता गया। लोग फिर से आने जाने लगे, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। अब मैं उस डर को समझने लगा था जो पहले मुझे तोड़ देता था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर ने मुझसे कहा कि स्टेशन के पास पुराने रिकॉर्ड रूम में कुछ और फाइलें पड़ी हैं जिन्हें कभी किसी ने नहीं खोला। मेरे मन में फिर वही बेचैनी उठी। मैं उसी शाम रिकॉर्ड रूम की ओर गया। वह कमरा सालों से बंद था। दरवाजे पर जंग लगा, ताला था। ताला खुलते ही अंदर से बांसी हवा का झोंका आया, जैसे कोई पुरानी याद बाहर निकल आई हो। कमरे में धूल जमी थी और चारों तरफ पुराने बक्से रखे थे। मैंने एक एक करके बक्से खोलने शुरू किए। उनमें पुराने कागज, नक्शे और रिपोर्ट थीं। अचानक एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिला जो बाकी सबसे अलग था। उसके अंदर एक मोटी डायरी रखी थी। मैंने डायरी खोली तो उसमें किसी पुराने स्टेशन मास्टर की लिखावट थी। हर पन्ने पर उसने रात की घटनाएं लिखी थी, पर जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया लिखावट बिगड़ती गई और शब्द अधूरे होने लगे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था कि वे लोग अभी भी यही हैं और अगला नंबर मेरा है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत डायरी बंद की
तभी कमरे के कोने से हल्की सी आहट आई। मैंने उधर देखा तो एक छाया धीरे धीरे दीवार से अलग होकर मेरी ओर बढ़ने लगी। इस बार वह कोई अजनबी नहीं था, वह उसी डायरी का मालिक था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें डरी हुई थीं। वह मेरे पास आकर रुका और जैसे कुछ कहना चाहता हो, मेरे दिमाग में अचानक उसकी यादें आने लगी। उसने भी वही सब देखा था जो मैंने देखा, लेकिन उसने सच छुपा लिया था डर के कारण, और वही डर उसे यहाँ बांध कर रखे हुए था। मैंने धीरे से कहा कि अब सब सामने आ चुका है, तुम आजाद हो। कुछ पल के लिए वह मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और फिर गायब हो गई। कमरे का माहौल अचानक हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। मैंने डायरी उठाई और बाहर आ गया। अगले दिन मैंने वह डायरी गांव के लोगों और अधिकारियों को दिखाई। अब सबको समझ आने लगा था कि यह स्टेशन सिर्फ हादसों की जगह नहीं था, बल्कि डर और सच्चाई के बीच फंसी हुई आत्माओं का ठिकाना था। धीरे धीरे स्टेशन के पुराने हिस्सों की सफाई की गई। वहां दीप जलाए गए और गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा स्मारक बनाया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि रुद्रकोट स्टेशन सच में बदल रहा है। लेकिन एक आखिरी घटना अभी बाकी थी। एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, सब कुछ शांत था। अचानक बिना किसी कारण के सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मैंने सोचा शायद बिजली चली गई है, लेकिन तभी पटरियों के उस पार एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई लालटेन लेकर आ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। जैसे ही वह रोशनी करीब आई, मैंने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी थकान थी। वह मेरे सामने आकर रुकी और धीरे से सिर झुका दिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह उस आखिरी आत्मा की विदाई है। मैंने भी सिर झुका दिया। कुछ ही क्षणों में वह रोशनी बुझ गई और वह औरत भी गायब हो गई। उस रात के बाद कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रुद्रकोट स्टेशन अब एक सामान्य गांव का स्टेशन बन चुका था, लेकिन जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो एक हल्की सी ठंडी हवा जरूर महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो कि सच को सामने लाने में देर हो सकती है, लेकिन वह कभी खोता नहीं। और जो कहानियां डर बनकर जीती हैं, वे एक दिन शांति बनकर खत्म होती हैं। साल गुजरते गए और रुद्रकोट स्टेशन अब बिल्कुल सामान्य दिखने लगा। लोग हंसते बोलते आते जाते, बच्चे प्लेटफॉर्म पर खेलते और शाम को चाय की खुशबू फैल जाती। मैं भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन उस जगह से एक अनकहा रिश्ता हमेशा बना रहा। एक बार सावन के महीने में मुझे फिर से स्टेशन जाना पड़ा। गांव में मेला लगा था और भीड़ ज्यादा थी। दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात गहराई, बारिश शुरू हो गई और लोग जल्दी जल्दी घर लौट गए। कुछ ही देर में पूरा स्टेशन फिर खाली हो गया। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा बारिश को देख रहा था। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे समय फिर से धीमा पड़ रहा हो। हवा ठंडी होने लगी और धुंध हल्की हल्की वापस आने लगी। मैंने मन ही मन कहा, अब क्या बाकी रह गया है। तभी पटरियों के बीच पानी जमा होने लगा।